पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। मित्रों, चुनावों ने लोगों में नई आशा जगाई है और नई शक्ति और उत्साह पैदा किया है। लेकिन आज आपके और मेरे मन में सबसे ऊपर जो विचार है, यह है पूर्वी बंगाल के संकट का। वहाँ भी चुनाव हुए। इस लक्ष्य के बावजूद कि पूर्वी बंगाल के चुनाव सैनिक शासन के अधीन ही हुए, वहाँ की जनता ने आवामी लीग के पक्ष में इतना भारी बहुमत दिखाया, जो लोकतंत्री अधिकारों में उनकी गहरी इच्छा का परिचायक है। सैनिक शासकों ने बातचीत की इस अवधि को सैनिक जमाव के लिए इस्तेमाल किया और ठीक उसी दिन जिस दिन आवामी लीग ने सोचा कि आज समझौता हो जाएगा, ऐसा आतंक का दौर शुरू कर दिया जिसका इतिहास में उदाहरण मिलना मुश्किल है। मैंने कभी-कभी समाचार पत्रों की आलोचना करने में संकोच नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए। मगर इस मौके पर बहुत से देशों के संवाददाताओं ने जिस ढंग से संसार के अंतःकरण को जगाने की कोशिश की है, उसकी मैं प्रशंसा और सराहना करना चाहूँगी। उन्होंने पूर्वी बंगाल से पर्दा उठाकर वहाँ की अत्यधिक दुखद घटनाओं की सच्चाई को संसार के सामने उजागर करके साहस और धैर्य दिखाया है। उनका शाब्दिक वर्णन तो सीधा और ईमानदारी का था ही, लेकिन उनके भेजे गए चित्रों ने तो दुख और मुसीबतों का जो मार्मिक चित्र पेश किया, उसने शब्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ जो कुछ हो रहा है, वह सामान्य अर्थ में गृह युद्ध नहीं कहा जा सकता। यह तो नागरिकों को लोकतंत्री ढंग से वोट देने की जाति विनाशक सजा है। यह अपने विरोधियों से छुटकारा पाने और साथ ही अपने पड़ोसी राष्ट्र के खिलाफ लाखों बेबस लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का अजीब और क्रूर तरीका है। शरणार्थियों की संख्या यूरोप के कुछ देशों की जनसंख्या के बराबर है, जैसे कि बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, जहां मैं अभी हाल में ही गई थी। हमारी समझ में यह एक नए प्रकार का आक्रमण है। इससे निश्चय ही हम पर एक ऐसा आर्थिक भार आ पड़ा है जिससे हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती और जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं तथा जिसने हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है। यह देश का आंतरिक मामला नहीं है। असुरक्षा के कारण वहाँ के लोग भारत आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने शायद सुना होगा कि हमारे देश के कुछ भागों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। आपने यह भी सुना होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे उग्रवादी तत्व हैं जिन्हें हम नक्सलवादी कहते हैं। वे किस प्रकार पनपे? इसलिए कि हमारे देश के कई भागों में समुचित भूमि सुधार कानून नहीं है और जहाँ ऐसे कानून हैं भी, वहाँ उनका परिपालन ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए देश के एक भाग में कुछ
उग्रवादी राजनैतिक तत्वों ने लोगों की भावनाओं को भड़काया और ये लोग प्रायः पिछड़ी जनजाति के लोग थे तथा उनका नेतृत्व करके वहाँ के जमींदारों पर तीर कमान और भाले से हमले किए, उनकी हत्या की और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। अब काम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, लेकिन एक और तरीका यह है कि हम देखें कि अन्याय हो रहा है और इसलिए ऐसे कानून बनाएं जिससे एक व्यक्ति के पास अमुक मात्रा से अधिक भूमि या शहरी संपत्ति आदि ना हो। इस तरह एक व्यक्ति को कष्ट तो होगा ही, लेकिन वह कष्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि सीमा पार हो जाए, क्योंकि शेष सीमा में भी उसकी मज़े से गुजर बसर होती रहेगी। और यह कीमत है जो हम शांति और आर्थिक विकास के लिए चुकाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस देश तथा अन्य देशों का यह अनुभव है कि जब जनता को समान रूप से अवसर उपलब्ध होते हैं तभी समाज सुदृढ़ बनता है और ये तनाव कम होते हैं। हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इन शब्दों का अभिप्राय आज ठीक वही नहीं रह गया है जो कुछ वर्ष पूर्व था। उदाहरण के लिए, जब लोकतंत्र का पहले प्रयोग आरंभ हुआ तब उसका यह तात्पर्य नहीं था कि सभी को अधिकार प्राप्त हो। उसका तात्पर्य था कि कुछ विशिष्ट लोगों को अधिकार मिले, जबकि बहुसंख्यक लोग अधिकारों से वंचित रहे। लेकिन युगों के क्रम में इसका अर्थ बदलता गया और आज पिछले सीमित अर्थ को कोई भी नहीं स्वीकार करेगा और आज विश्व के सभी प्रतिवाद आंदोलन इसीलिए पिछड़े हैं कि कोई ना कोई समूह महसूस करता है कि चाहे वह काला हो या गोरा या युवा वर्ग, वह अधिकार नहीं पा रहा है जो लोकतंत्र के अंतर्गत उसको प्राप्य है। अध्यक्ष महोदय, भारत में हम एक ऐसा रास्ता खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर चलकर हम समाज को बदल सकें, ताकि धीरे धीरे वे सभी जो सदियों से वंचित रहे हैं समान नागरिक बन सकें। प्रथम तो मेरे विचार से यह जरूरी है, मानवीय गौरव के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए। इसके अलावा यह व्यावहारिक दृष्टि से समान रूप से भी महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तनाव पैदा होंगे और कोई भी खुशहाल नहीं हो सकेगा और ऐसी स्थिर सामाजिक परिस्थिति नहीं बन पाएगी जिसमें आर्थिक प्रगति संभव हो सके। भारत ने पिछले वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से 1962 में हमारी प्रगति काफ़ी उल्लेखनीय रही है। 1962 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हमें संघर्ष में उलझना पड़ा और विकास की बजाय रक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और सैनिक मजबूती के लिए काफ़ी धन लगाना पड़ा, जिसे हमारे लिए नितांत
आवश्यक सड़कों, स्कूलों तथा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था, क्योंकि उस समय तक हमने देश की रक्षा की ओर कतई ध्यान नहीं दिया था। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।